स्टार्ट। तेरह अप्रैल 1919 का ये दिन, आज हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की इस बरसी पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए याद करें हम उन देश के शहीदों को, याद करें उन क्रांतिकारियों को जिनके कारण इस देश को आजादी मिली, इस देश के उन नौजवानों को जिन्होंने खेलते खेलते हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा था, सीनों पर गोलियां खाई थी और हमको आजादी दिलाई थी। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। लोकतंत्र सेनानी संघ के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं नरेंद्र कुमार अग्रवाल खंडवा मध्य प्रदेश से आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा हूं और कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। इस कार्यक्रम की भूमिका बनाने के लिए मैं सबसे पहले लोकतंत्र सेनानी संघ के माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए। उसके पहले मैं जो हमारे अमर शहीदों पर जिन्होंने कविताएं लिखी हैं, ऐसे श्री कृष्ण शरण जी की उन कविताओं से आपको आमंत्रित करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। यह सच है याद शहीदों की, यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। यह सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से। यह सच है अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझ होता जो हमसे सहा नहीं जाता। यह सच है दाग गुलामी के जो उनने लहू से धोए थे। हम लोग बीज होते उनने धरती पे मस्तक बोए थे। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चरण उनके यश गाया करता हूँ। माननीय सच्चिदानंद उपासने जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और आज के इस कार्यक्रम की भूमिका के साथ में आपका उद्बोधन। माननीय धन्यवाद नरेंद्र जी। लोकतंत्र सेनानी संघ के विभिन्न प्रकार की श्रृंखला के अंतर्गत देश के महापुरुषों के स्मरण, देश की विशेष घटनाओं के स्मरण को लेकर लगातार वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से जिन शहीदों को भुला दिया गया, जिन घटनाओं को भुला दिया गया आज़ादी के बाद से, उन घटनाओं का स्मरण करना, उन महापुरुषों का स्मरण करना, उन आज़ादी के दीवानों का स्मरण करना, ये लोकतंत्र सेनानी संघ के बैनर पर हमने शुरुआत की है। मुझको लगता है कि यह शुरुआत देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न संगठनों के द्वारा एक देशव्यापी मुहिम बने, जो आज की आवश्यकता है। उस दृष्टि से यह अग्रसर का काम लोकतंत्र सेनानी संघ के इस बैनर के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकतंत्र सेनानी संघ के समस्त पदाधिकारीगण, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जटिया जी, माननीय नरेंद्र जी, माननीय विजय सिंह जी, माननीय ठाकुर साहब, और जिन्होंने श्रीधर देश जी, सत्यम भाई, जिनके कुशल मार्गदर्शन में यह पूरी टीम जुड़ी है, सभी का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम उन शहीदों को जिनकी याद में, जिनको स्मरण करने के लिए, उस बर्बर नरसंहार हत्याकांड को स्मरण करने के लिए हम आज यहाँ एकत्र हुए हैं। उस हत्याकांड में एक अंग्रेज अधिकारी की बर्बरता से जितने हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, जो सोच कर नहीं आए थे कि आज मौत लेकर नहीं आए थे, उनको मौत अंगीकार करनी पड़ी, वे शहीद हो गए। ऐसे शहीदों का स्मरण करते हुए मैं अपनी ओर से और लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से आज 103 वर्ष उस घटनाक्रम को पूरे हुए हैं। ऐसे समय में हम मानते हैं कि हम जलियांवाला बाग के उस गार्डन में हैं,
जहाँ पर वो शहीद हुए थे, हम उपस्थित होकर मनोमस्तिष्क से पूरी श्रद्धा भाव से उनको श्रद्धांजलि अपने लोकतंत्र सेनानी संघ की तरफ से अर्पित करते हैं। निश्चित ही उस घटनाक्रम को पढ़ना, उस घटनाक्रम को देखना आज भी रोंगटे खड़े करने वाला है। तो जिन्होंने भी उस जलियांवाला बाग के उस भूमि पर जाकर उस मट्टी को नमन किया होगा, वहां जाकर स्वस्फूर्त जब जाना होता है, तो जाते ही जो भावनाएं हमारी बदल जाती हैं, जो मनोमस्तिष्क हमारा बदल जाता है, वहां पर जिस प्रकार से रोंगटे खड़े करने वाली वो दीवारें, जिन दीवारों पर आज भी वो साक्षी हैं कि किस प्रकार से एक निर्ममता का प्रदर्शन वहां पर किया गया, निर्मम घटना वहां पर घटित की गई, उसके साक्ष्य आज भी वो दीवार और वहां का जो कुआं है वो हम सबको आज भी उसी प्रकार से याद दिलाता है कि किस प्रकार से वो दृश्य रहा होगा, किस प्रकार से उस मैदान में जहां पर जाने आने का रास्ता ही सकरा था, उस सकरे रास्ते से उस रास्ते को बंद करके और वो नियत से कि यहाँ से कोई भाग न सके, वो खुली जेल के रूप में उस गार्डन को परिवर्तित कर दिया गया और वहाँ पर केवल लाशों के ढेर लगाने का काम किया गया। ऐसा आज 13 अप्रैल का 1919 का वो दिन, ये इतिहास कभी उस बात को भूलेगा नहीं। मैं तो मानता हूँ कि देश का, विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार जो हुआ था वो उस एक स्थान पर एक व्यक्ति के मानसिक दिवालियापन, उसकी हठधर्मिता के चलते इस प्रकार का हिंदुत्व पर प्रहार किया गया था, देश पर प्रहार किया गया था। ऐसा ये घटनाक्रम है। और केवल इसलिए कि लगातार आज़ादी की लड़ाई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो एक जिहाद चल रही थी, जो नौजवान सड़कों पर आकर और उस ब्रिटिश शासन का विरोध लगातार करते जा रहे थे विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो नारे लगाकर सत्याग्रह करके हो, चाहे ट्रेनें लूट कर हो, चाहे किसी प्रकार से उनकी हत्याएं करके हो, तो ये देश आज़ाद होना चाहिए, ये मनोमस्तिष्क में भाव था, उनके खून में, ये रग रग में ये भाव था। और उसी भाव को लेकर लगातार इस प्रकार के घटनाक्रम जो है, एक जिहाद जो है उस सरकार के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, उस गुलाम सरकार के खिलाफ लगातार हमारे सैनिकों के द्वारा, हमारे नौजवानों के द्वारा और अपने प्राणों की आहुति देकर और इस प्रकार से एक लगातार संघर्ष का बिगुल जो बजाया गया, उसकी परिणति थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के उस कालखंड में और जो जिस प्रकार से ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उससे बौखला कर और उस सरकार ने एक रोलेट एक्ट नाम का एक्ट लाया और उस एक्ट के माध्यम से, उस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो भी आंदोलन करेगा, आवाज उठाएगा, जो भी भारत की आज़ादी की बात करेगा, ऐसे सभी जो लोग हैं उनके खिलाफ, उनको गिरफ्तार करने का अधिकार जो है वो सरकार के नुमाइंदों को होगा। उनको बिना मुकदमा चलाए, किसी भी प्रकार से, किसी भी अदालत में न प्रस्तुत करके, किसी प्रकार का आरोप न लगाते हुए उन्हें सीधे जेल की शिक्षों में लंबे समय तक डालने का अधिकार जो है उस एक्ट के तहत अधिकारियों को और सरकार को प्रदत्त किया गया था। उसके खिलाफ लगातार आंदोलन जो है पंजाब की धरती पर और चल रहे थे, आसपास के क्षेत्रों में चल रहे थे, उससे सरकार परेशान थी। और वो दिन 13 अप्रैल 1919 का जो बैसाखी का पर्व, हम सब जानते हैं कि 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व भी पंजाब की धरती पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जलियांवाला बाग के पास ही लगा हुआ वो अमृतसर मंदिर, वो स्वर्ण मंदिर, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आकर अपना स्थापना दिवस, जिस दिन पंजाब की भी स्थापना हुई थी, उसका स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं, अपने भक्ति भाव का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे समय में उस क्षेत्र में उससे लगा हुआ जो जलियांवाला बाग है, वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया था विरोध स्वरूप कि एक्ट को वापस लिया जाए। रोलेट एक्ट के अंतर्गत जो अत्याचार हो रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, और उसी समय दो नेताओं की, दो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की गिरफ्तारी भी और रोलेट एक्ट के अंतर्गत करके उनको जेल की शिक्षों में डाला गया था, प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके खिलाफ भी उनकी गिरफ्तारी अवैध है, उन्हें रिहा किया जाए, इस बात को लेकर भी पूरे देश के उस क्षेत्र में और विशेष रूप से आंदोलन चल रहा था। और उस आंदोलन को कुचलने के लिए भी सारे प्रकार के प्रयास ब्रिटिश शासन के द्वारा किए जा रहे थे। और यही कारण है कि जब
जलियांवाला बाग में और सभा चल रही थी, उस एक्ट का विरोध हो रहा था, तो वहां पर जिसको अमृतसर में जिसकी पोस्टिंग की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जनरल डायर, ब्रिगेडियर जनरल डायर, जिसको वहां पर पदस्थ किया गया था कि हिंदुओं के खिलाफ कोई लड़ सकता है, तो ब्रिगेडियर जनरल डायर जो है वो कठोर प्रवृत्ति का है और जिसको जो है प्रशासनिक उस दिशा में निपुणता प्राप्त है, इस प्रकार का ब्रिटिश शासन की सोच थी और इसको वहां पदस्थ किया गया। और उस दिन जब उसे पता चला कि किसी प्रकार की सभा जलियांवाला बाग के उस मैदान में चल रही है, तो उसने अपने सिपाहियों के साथ और अपना वाहन, अपना जो टैंक है उसको लेकर सबसे पहले उस मार्ग को बंद किया जो सकरा मार्ग था, उस सकरे मार्ग को बंद करके कि यहाँ से कोई भी निकल ना पाए, क्योंकि उसकी दीवारें इतनी ऊंची थी, वहाँ केवल एक कुआं था और पूरा गार्डन जो है खाली एक मैदान के रूप में उस अमृतसर के जो मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, उससे लगा हुआ था। और काफी लोग तो ऐसे ही घूमने चले गए, अपने परिवार सहित चले गए, जो दर्शन करने आए थे, जो प्रार्थना करने आए थे कि चलो कोई सभा हो रही है वहां पर शामिल होते हैं। और वहां पर इस प्रकार से हजारों की संख्या में लगभग 25,000 लोग वहां पर एकत्र थे। और ऐसे समय में उस जनरल डायर को सनक सवार हुई कि आज मैं उन सारे लोगों को जो है जाकर उनकी जान ले लूंगा, उनको मार दूंगा। और मुझको तो जब ये इस एक्ट को मैं पढ़ा, रोलेक्ट एक्ट को मैंने पढ़ा, तो मुझको रोलेक्ट एक्ट लगा कि ये मीसाबंदी का जो मीसा एक्ट था उससे मिलता जुलता ही ये एक्ट जो है, उस समय उनकी सनक थी ब्रिटिश सरकार की और इस समय सनक थी इंदिरा गांधी की। और वही कृत्य भी जो जनरल डायर ने किया, ब्रिगेडियर डायर ने किया, वही कृत्य इंदिरा जी ने भी 1975 से 77 के बीच में किया। ये तुलनात्मक यदि हम उसका अध्ययन करेंगे, उस एक्ट का अध्ययन करेंगे और उससे सारे घटनाक्रम का अध्ययन करेंगे, उसने एक साथ मार दिया और इसने 19 महीने 21 महीने तक शहने लोगों को मारा, उनके परिवारों को मारा। इस प्रकार का ये तुलनात्मक रूप से जो है आज हम यदि लोकतंत्र सेनानी संघ के इस बैनर पर कर रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि मुझको तो लगता है कि उस जनरल डायर से ही प्रेरणा लेकर इंदिरा गांधी ने इस प्रकार का ये एक्ट लगाया और इस प्रकार से रातों रात सबको, उस एक्ट में भी सेंसरशिप का प्रावधान था, उस एक्ट में भी किसी प्रकार से मीडिया को आज़ादी नहीं थी, उस एक्ट में भी किसी प्रकार से अदालत को अधिकार नहीं थे कि जिसको चाहे उसको बंद करने, इस प्रकार के अधिकार जो है उस एक्ट में थे। और यही मीसा का एक्ट भी इसी प्रकार का एक्ट था। तो आज हम यदि स्मरण कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से हजारों लोगों को उन्होंने गोलियों से भून दिया, वहां पर जो कुआं था, लोग जान बचाते हुए वहां पर गए, तो लगभग वहां कुएं में से बाद में लाशें निकाली गई, तो 120 से अधिक लाशें जो है उस कुएं से निकाली गई। कुएं पे लोग मर जाए, उसमें जाने चली जाए, इसलिए जो मरी हुई लाशें थी उनको भी, जो लाशें थी उसको भी उसमें डालने का काम ब्रिटिश शासन ने किया। और यहाँ तक कि वहां कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि किसी प्रकार से लोग जो है अस्पताल जाकर इलाज न करा सके। इतनी निर्दयता जो है उस आज के दिन और 103 वर्ष पूर्व इस देश में घटित हुई। एक कमीशन भी बना, उस कमीशन ने भी उसको दोषी ठहराया, लेकिन दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने उसको पुरस्कृत भी किया कि इस प्रकार का कृत्य जो है जनरल डायर ने किया, ये बहुत अच्छा काम उसने किया। इस प्रकार से दो प्रकार की बातें हुई कि जिस प्रकार से हंटर कमेटी बनी, हंटर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उसमें हंटर कमेटी ने सारी सुनवाई करने के बाद उसको दोषी करार दिया कि आपने ये बहुत गलत काम किया है, आपने नृशंस हत्या की है, और उसको उसके पद से जो है मुक्त कर दिया। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम में जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, एक नौजवान, एक बच्चा जो है छोटे उम्र का था, उसने भी गोलियां खाई, उसके परिवारजन उसमें मृत हुए। उस दिन उसने संकल्प लिया कि मैं इसका बदला लूंगा। और वो नौजवान जो बालक जो है 21 वर्षों तक अनेक प्रकार के काम करके, अनेक प्रकार से अपने आर्थिक स्रोतों को एकत्र करके, और वो उस धरा पर पहुंचा जहां पर वो जनरल डायर जो है जहां पर था, और उसका पीछा करता हुआ निरंतर की उसका लक्ष्य था कि मेरे देश के जवान, मेरे देश के नागरिकों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरे नौजवानों को, बुजुर्गों को जिस प्रकार से वहशियाना से इसने मृत्यु कारित किया है, हत्याएं की है, नरसंहार किया है, उसका बदला मैं लूंगा। ऐसा वो नौजवान 21 वर्षों तक प्रतीक्षा करते हुए उस 21 वर्ष के बाद उसको अवसर मिला, और उस ब्रिटेन की धरा पर एक हाल में जब वो किसी सभा को संबोधित करने, किसी कार्यक्रम में मंच पर था, उस समय उसको गोलियों से भूनने का काम जो है उस उधम सिंह नाम के जो देशभक्त था, जो शहीद था, जो नौजवान था,
उसने उन गोलियों से उसको जो वो पिस्तौल खरीदी, अपने मेहनत करके, चाय का ठेले में काम करके, इधर काम करके, उधर काम करके, होटल में काम करके, पैसा जमा करके वो पिस्तौल खरीद करके, और उसने अपना उस लक्ष्य को पूर्ति की। और वहां पर अदालत में स्वीकार किया कि मेरा एक अंतिम लक्ष्य था कि जिस प्रकार से इस जनरल डायर ने मेरे देश के लोगों को मारा, तो मैं उसका बदला निश्चित रूप से लूंगा। और आज मुझे खुशी है कि मैंने अपने देश के लिए काम किया है, मैंने अपने राष्ट्र के लिए काम किया, मैंने अपने शहीदों के लिए काम किया है, और वो काम मेरा आज पूर्ण हुआ, इसलिए मुझे खुशी है। और भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए वो आखिर फांसी के फंदे पर झुक गया। यह उस घटनाक्रम के रूप में जो नौजवान पैदा हुआ, ऐसे अनेक लोग, शहीद भगत सिंह ने भी उसको जब घटनाक्रम को सुना तो वो पैदल ही वहां से निकलकर जलियांवाला बाग तक आ गए। इस प्रकार का भी वृत्तांत जो हमें मिलता है। अनेक जो नौजवान उस आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, मुझको लगता है कि ये जलियांवाला बाग उनके लिए एक प्रकार का मील का पत्थर साबित हुआ, एक प्रकार का लक्ष्य लेने का हुआ, एक प्रकार से प्रतिज्ञा लेने का हुआ। और तब से लेकर जो आंदोलन चला वो बाद में आज़ादी की लड़ाई में सफलता तक उसको ले जाने में ये जो बलिदान हुआ, वो बलिदान कहीं ना कहीं, जो खून बहा, वो खून कहीं ना कहीं इस आज़ादी को प्राप्त करने में एक संकल्प के रूप में काम करने वाला दिन साबित हुआ। आज के अवसर पर ये विषय पर मैंने जो प्रस्तावना रखी है, हमारे मुख्य वक्ता उपस्थित हो गए हैं, माननीय सत्यनारायण जेटिया जी, जिनका मार्गदर्शन लगातार हमको मिलता ही है। उनके मुख से यदि हम सारी बातें विस्तृत रूप से सुनेंगे तो मुझको लगता है कि बहुत कुछ जानकारी जो हमको अधूरी है, जो नहीं है, वो प्राप्त हो सकेगी। मुझको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय नरेंद्र जी का जो आदेश हुआ, उस आदेश के अनुसार जितनी मेरी अल्प बुद्धि थी उसमें जितना मैंने रख सका उतना मैंने रखा है। बाकी पूर्ण विषय के लिए सत्यनारायण जी जेटिया हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस विषय की जितनी गंभीरता है, जितना विषय आज देश के सामने रखा जाना चाहिए, हमने पहल की है। मुझको विश्वास है कि ऐसे हर पहल पर हम सफल होंगे इस देश को कुछ देने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपासनी जी। बहुत ही संक्षिप्त में, लेकिन बहुत कम समय में आपने बड़ी बातें जो उनको बताई है। और जैसा कि एक आपने उधम सिंह जी के बारे में बताया कि एक छोटी सी अल्पायु में वो बालक 21 वर्ष तक अपना एक ही लक्ष्य को लेकर के जिया। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि जिसने मेरी देश की भूमि पर आकर के, मेरी मातृभूमि पर आकर के मेरे अपनों को, मेरे देशवासियों को मारा है, मैं उसको उसके घर में जाकर के मारूंगा। ये जिस संस्कार हमको देकर के गए उधम सिंह जी, आज मुझे लगता है कि आज ये जो विषय जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे चूंकि माननीय जटिया जी जो भारत सरकार में मंत्री रहे, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे, काफी विद्वान है, हमको काफी सीखने को मिलता है। वो विस्तार से हमको ये सब पूरा घटनाक्रम बताएंगे। लेकिन मैं माननीय जटिया जी से भी अनुमति चाहूंगा कि आज ही मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं और आपके यदि आदेश हो तो मैं अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहता हूँ। बिल्कुल जी, बताइए। मैं लोकतंत्र का प्रहरी हूँ, मैं लोकतंत्र का प्रहरी हूँ, गीत उन्हीं के गाता हूँ। मैं लोकतंत्र का प्रहरी हूँ, गीत उन्हीं के गाता हूँ, जो बलिदान हुए देश पर उनको शीश नवाता हूँ, जो बलिदान हुए देश पर उनको शीश नवाता हूँ। और जैसा कि अभी माननीय उपासनी जी ने कहा कि हमारे देश के अंदर सारे शहीदों को भुला देने का काम हुआ और सिर्फ ये बताएगा कि इस देश को आजादी जो है नेहरू और गांधी परिवार ने दिलाई। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं लोकतंत्र का प्रहरी हूँ, सच्चा इतिहास बताता हूँ, मक्कारों के महिमा मंडन कभी नहीं सुन पाता हूँ। जलियांवाला बाग की मिट्टी, जलियांवाला बाग की मिट्टी किसी तीर्थ से कम नहीं, वीरों के शोणित से सींची किसी स्वर्ग से कम नहीं। और जो बात कही आपने उपासनी जी की, एक छोटा सा बालक जिसकी उधम करने की दिन है, उसकी उम्र उधम करने की है, मस्ती करने की है, वो उम्र उधम की उधम सिंह की, उम्र उधम की उधम सिंह की वंदे मातरम बोला था जलियांवाला नरसंहार पर, उसका खून भी खोला था, आंखों में शोले दिल में अंगारे, शपथ यहीं पर खाई थी, जनरल डायर की हत्या की योजना यही बनाई थी। जीवन एक लक्ष्य की खातिर, जीवन एक लक्ष्य की खातिर, शपथ उसे वह याद रही, प्रतिशोध की धधक रही वो ज्वाला उसको याद रही, लक्ष्य पथ पर बढ़ता जाता संघर्षों को झेल रहा,
लक्ष्य पथ पर बढ़ता जाता, संघर्षों को झेल रहा, देशभक्ति क्या मान लिए वह, दुश्मन के घर जा पहुंचा, पहन के बासंती चोला वह भी, पहन के बासंती चोला वह भी, खून की होली खेला था। टूट पड़ा जनरल डायर पर जहां गोरों का टोला था, दंदन करती बंदूक थी उसकी, दंदन करती बंदूक थी उसकी, डायर जिससे ढेर हुआ, शपथ पूरी कर खड़ा रहा, ऊधम सिंह शेरों का शेर हुआ, और अंग्रेजों से नहीं वो डरता, अंग्रेजों से नहीं वो डरता। और ये मेरी लाइन सुनिएगा, अंग्रेजों से नहीं वो डरता, झुकता जिसका बाल नहीं, असल शेर का बच्चा था, वो गांधी का गाल नहीं, वो गांधी का गाल नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे मुख्य वक्ता, ओजस्वी वक्ता, जिनको हम विस्तार से सुनेंगे आज के इस कार्यक्रम के, माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, आप आकर के हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी। चर्चा में आपने अपनी रचना से सारे घटनाक्रम को ही बांध दिया। इससे पहले उपासनी जी ने राष्ट्र की उपासना के निमित्त से जो पुष्प चढ़ा, शहीद उधम सिंह जी के बारे में बड़ा पूरा ही वर्णन उन्होंने किया है। हम ये चर्चा भी इसलिए करते हैं कि हम अपने इतिहास से कुछ प्रेरणा लेकर के वर्तमान में राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान कर सकें। देश का भविष्य बनाने के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, देश स्वतंत्र हुआ। उसके बाद भी हमने देखा कि जब जब भी कोई तानाशाह पैदा होता है तो फिर सारे मानवीय मूल्यों को, प्रजातांत्रिक मूल्यों को भुला देता है और वही करता है जो एक तानाशाह किया करता है। वास्तव में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ऐसा जो कहावत है, उस कहावत में हमने देखा कि हमारा ये जो देश है, इसकी एकात्मता को जब नष्ट हो गई, उसकी एकात्मता विच्छिन्न हो गई, तो देश के दुर्दिन आ गए। 712 में मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रांता बन करके आया तो हमने देखा, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और बाकी की सारी परिस्थितियां, संघर्ष का इतिहास तो बहुत लंबा है, बड़ा है। 1857 की क्रांति में भी और जिस तरह का संघर्ष हुआ वह भी हमारे स्मरण में है। कंपनी का राज हुआ करता था, तो कंपनी के राज में जिस प्रकार के अन्याय अत्याचार होते थे, तो समय समय पर उसका मुकाबला करने के लिए भी लोग हुए। 1858 में क्राउन का राज आ गया, ब्रिटिश एम्पायर, महारानी का राज्य हो गया। और क्राउन का राज हो जाने के कारण से उन्होंने कहा कि जो पिछले वक्त अत्याचार हो गए हैं उसको भूल जाना चाहिए, अब तो ब्रिटिश के नागरिक हैं आप सब लोग, और इस प्रकार से जो ब्रिटिश नागरिकों को अधिकार प्राप्त है वो सब लोगों को मिलने वाले हैं, इसलिए आप चिंता ना करें। और फिर हमने देखा कि डॉक्टर ह्यूम जो एटा के कलेक्टर हुआ करते थे, उनने फिर कांग्रेस के संस्थापन करने के लिए और कांग्रेस की स्थापना करने का 1885 में काम हो गया। इसी बीच में हमने देखा कि वासुदेव बलवंत फड़के, जो अंग्रेज जिस पूना में जहाँ वो काम करते थे, तो वहाँ का जो मिलिट्री अफसर हुआ करता था, उसके अत्याचार के कारण से वहाँ भी एक प्रतिशोध की आग जगी और उनने भी अपनी जगह पर
उसका मुकाबला करने के लिए अपने तय उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया। ये संघर्ष जारी रहा। आगे जाकर के हमने देखा कि समय समय पर जब जब भी किसी ने अन्यायी अत्याचारी ने और अत्याचार किए तो उसका मुकाबला करने के लिए लोग खड़े हुए। नासिक में जब प्लेग फैल गया तो नासिक में प्लेग फैलने के कारण से जो कमिश्नर था रेन, उसके अत्याचारों को जवाब देने के लिए वहां पर उसका जवाब देने के लिए चाफेकर बंधुओं ने, उसी तरह से रानड़े जी ने, रानड़े और उस समय के तत्कालीन सारी परिस्थितियों में उनका प्रतिरोध और उसका प्रतिशोध लेने के लिए भी उनने अपने आप को तैयार किया। आगे जाकर के हम देखते हैं कि खुशीराम बोस ने भी अपना एक क्रांतिकारी दल बनाया था और उसमें फिर वहां भी ये हो गया कि उस समय के जो अन्याय अत्याचार करने वाले जो अधिकारी थे, और उसमें उस वक्त में जो विपिन चंद पाल हुआ करते थे, उनने वंदे मातरम एक पत्रिका निकाली। उसके संपादक हुआ करते थे अरविंद घोष, जो महर्षि अरविंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और वंदे मातरम के शब्द को ही राजद्रोह कह दिया गया। वंदे मातरम ही राजद्रोह हो गया था उस वक्त। परंतु जब वो प्रकरण चल रहा था कोर्ट में, तब उस प्रकरण के चलते चलाते भी लोगों ने विरोध किया। सुशील कुमार सेन हुआ करते थे, तो वहां पर नौजवानों का समूह था, खुशीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी वगैरह। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये संघर्ष की गाथा निरंतर चलती रही, मशाल जलती रही, उसके कारण से ये आज़ादी की किरणें, हम आज़ादी का प्रकाश हम देख पा रहे हैं। तो प्रारंभिक रूप से मैं ये बता रहा हूँ, तो देखा कि वो ये हुआ कि सुशील कुमार सेन वहां पर थे। पुलिस वाले ने किसी कार्यकर्ता को वहां जो साथ में आए हुए थे उस पर और उसकी उसकी बेवजह पिटाई शुरू कर दी। ये सुशील कुमार सेन को पसंद नहीं आया और उसने उसको रोकने की कोशिश करी। तो वह पुलिस का जो अफसर था उसने रोका टोकी करी। अब जैसे रोका टोकी करी तो ये तो ऐसे ही अपने आप में विरोध के स्वर में आए हुए थे, और जब उनको रोकने का काम किया तो जिस अफसर ने रोका था उसके अच्छी खासी धुनाई कर दी, धराशायी कर दिया उसको। तो उस पर फिर ये जो पिटाई करने के लिए फिर और सुशील कुमार सेन और उनको 14 बेतों की सजा हुई। और जैसा हमने देखा है आगे जाके चंद्रशेखर आजाद को भी वंदे मातरम के उसमें तो ये बेतों की सजा हुआ करती थी। नौजवान लड़के थे तो वो सजा हुई। और परंतु ये जब जैसी ये सजा हुई तो खुदीराम बोस ने कहा कि नहीं, अब इसका बदला तो लिया जाएगा। और जिस जस्टिस ने जिसने इस प्रकार की सजा देने का काम किया उसको मारने की योजना बनाई गई। हुआ है कि पहला बम का प्रयोग किया गया था बंगाल में, तो पहला बम फिर इस प्रकार से फेंकने का काम किया। वो अफसर, वो न्यायाधीश तो बच गए, किंतु बाकी के लोग उसमें मारे गए थे। और उसके कारण से बम फेंकने के बाद ये तो खुदीराम बोस तो आगे दौड़ करके निकल गए, और प्रफुल्ल चाकी जो है वहीं पुलिस के घेरे में आ गया। तो वो जब घेरे में आ गया तो उसने कहा कि ये तो अब बहुत मुश्किल का काम हो गया। तो अब उसके पास पिस्टल थी, तो उसने अब पिस्टल से ही अपने आप को गोली मार करके अपने आप को फना कर लिया, अपने आप को, और वो शहीद कर लिया। इधर एक खुदीराम बोस भी काफी दौड़ लगाने के बाद भी आखिर में पकड़ाए गए और फिर उसके बाद उनको फांसी की सजा हो गई। तो देखो यानी हम देख रहे हैं कि ये कहीं जैसे आगे जाकर के यही बातें हम देख रहे हैं कि वो सांडर्स वध के समय में हुई थी, लाला लाजपत राय के समय में हुई थी। तो इतिहास कहते हैं ना कि पुनः दोहराया जाता है। में इस जलियांवाले बाग के प्रकरण में ये जो पृष्ठभूमि है उसमें जाने की हम यदि विचार करें तो यह 1914 में विश्व युद्ध हो गया, और प्रथम विश्व युद्ध हो गया। 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक ये और युद्ध चला। और उसमें जो प्रकरण था उसका कोई मुश्किल ये थी कि उस समय बात बड़ी साधारण थी। यूरोप में औद्योगिकरण हो रहा था, तो उसके कारण से, औद्योगिकरण होने के कारण से प्रतिस्पर्धा चली हुई थी, और कौन ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में
पैसा बटोर सकता है, या कौन अधिकार प्राप्त कर सकता है, कौन उपनिवेश अपने बना सकता है, इसी प्रतिस्पर्धा थी, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस और ये तो सब हिंदुस्तान में आ ही गए थे। इसी प्रकार से पुर्तगीज भी आ गए थे। तो ये सारी प्रतिस्पर्धाओं के बीच में जो संघर्ष चलता था, उसी में से एक ये हुआ कि ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, और उनकी पत्नी थे, और उसको उनकी हत्या करने का काम किया। हत्या के कारण से के कारण से वो जो परिस्थिति बन गई थी, उसके कारण से निश्चित रूप से वहाँ ऑस्ट्रिया में उसका रोष पैदा हो गया। और उस ऑस्ट्रिया में रोष पैदा होने के कारण से, उस संघर्ष के कारण में हमने देखा कि जिस तरह से, अभी बात बड़ी छोटी थी, परंतु ऑस्ट्रेलिया को समझ में आया कि ये सर्बिया के कारण से हो रहा है, और इसलिए ऑस्ट्रिया और सर्बिया के आपस में इनके युद्ध हो गए। तो उन्हें, ऑस्ट्रिया ने और सर्बिया के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। अब ये युद्ध घोषित करने के कारण से जो यूरोप था वो दो भागों में बढ़ गया। तो एक तरफ ऑस्ट्रिया की मदद करने के लिए जर्मन मैदान में आया, उधर सर्बिया की मदद करने के लिए रशिया और फ्रांस और ब्रिटेन ये उसके समर्थन में आ गए, और वो संघर्ष चल पड़ा। जब ये संघर्ष चला तो जर्मन ने आगे बढ़ते हुए, और जिस प्रकार से जर्मन आगे बढ़ना चाहता था उस प्रकार से वो करते हुए, वहाँ तटस्थ देश थे बेल्जियम वगैरह, तो उस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। बेल्जियम पर आक्रमण करने के कारण से, और ब्रिटेन उस युद्ध में कूद गया। अब ब्रिटेन जब उसमें आ गया तो इधर जर्मन जो था उस वक्त 21वीं यानी उसका बड़ा उसकी टेक्नोलॉजी कारण से और बाकी की बातों से के कारण से वो जरा भारी सिद्ध हो रहा था। और उसने एक जहाज, जो ब्रिटिश का जहाज था, उस ब्रिटिश के जहाज को पनडुब्बी से और उसको तोड़ दिया। और पनडुब्बी से तोड़ देने के कारण से उसमें जो अमेरिकी नागरिक थे वो प्रभावित हो गए। तो अमेरिकी नागरिक प्रभावित होने के कारण से अमेरिका भी ब्रिटेन की मदद के लिए आ गया। तो ये जो ताकतें थी बढ़ गई। फिर रशिया में क्रांति हो गई, तो बाद में जाकर रशिया अलग हो गया, और ये युद्ध चलते ही रहे अंत तक। और कुल मिलाकर के हमारे यहाँ जो देश में 1914 में भी ब्रिटेन की सेना के लिए, वहाँ के क्राउन की सेना के लिए हमारे यहाँ से देश से भर्ती हुई, और हमारे यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, और उसमें सेना में भर्ती कर करके अंग्रेजों की तुलना में, अंग्रेज सैनिकों की तुलना में हमारे सैनिकों के वेतन और बाकी की सुविधाएं कम थी। हजारों लोगों को सेना में भर्ती करके उस युद्ध में किया गया। उस वक्त के जो राजनीतिक परिदृश्य था उसमें भी लोगों ने ये समझा कि क्योंकि इस युद्ध में यदि ब्रिटेन जीत जाता है तो देश को आज़ादी करने के लिए और एक अच्छा मौका हो जाएगा। और उसके कारण से उन्होंने भी उस बात को उसकी तायद करने के काम किया, उसका समर्थन करने का काम किया, उसको प्रोत्साहन देने का काम किया कि नहीं उसमें, और इस युद्ध में ब्रिटेन को मदद करना चाहिए। तो ऐसे करके ब्रिटेन को इस युद्ध में मदद करने की दृष्टि से भी भारत में भी इस प्रकार का चला। और हमने देखा कि जब ये सारा हो गया उसके कारण से युद्ध समाप्त हो गया। और उस युद्ध के समाप्त होने के बाद जिस तरह से 11 नवंबर को जब जर्मन और बाकी ये जो लोग परास्त हो गए, तो युद्ध इस प्रकार से बंद करने का काम हो गया। जर्मन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मन के ने कहा कि नहीं, अब हमारी स्थिति नहीं है कि हम युद्ध करें, तो एक संधि हुई। संधि कारण से मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि इसके कारण से अंग्रेजों का दमन करने की वृत्ति का और जो मानसिकता थी, उनकी विजेता होने की जो मानसिकता थी, वो उनके सर माथे पर चढ़ गई। और उसके कारण हमारे यहाँ एक दल तो था ही था, अपना गर्म दल था, क्योंकि लोकमान्य तिलक अपनी तरह से देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। सन 1905 से लेकर सन 1920 तक उनका ही कार्यकाल था जब बाकी की बातों के समझौते करने के लिए वो तैयार नहीं होते थे और अपनी बात को कहते थे। महात्मा गांधी का राजनीति में उस समय प्रवेश हुआ था। तो निश्चित रूप से ऐसी वहाँ पर उस स्थिति में जब
प्रथम युद्ध चल रहा था और देश की जो स्थिति उसमें कोई बहुत निर्णायक इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। असहयोग आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन और बाकी की बातें चला करती थी, और उसमें हमने देखा कि उसी समय चंद्रशेखर आजाद और वंदे मातरम का जय घोष किया था। तो वंदे मातरम के जय घोष के कारण से, राजद्रोह के कारण से उनको 14 बंदी की सजा हुई थी। उस सजा होने के कारण से जिस प्रकार से लोगों का आक्रोश था वो प्रकट होकर के आया, और वो चंद्रशेखर आजाद फिर अपने हिंदुस्तान आर्मी के वो उनने जो क्रांतिकारियों की जो सेना बनाई थी उसके प्रमुख हो गए। तो ये सारा चलता था, राम प्रसाद बिस्मिल का इतिहास था। अब ये हुआ है कि इसके कारण से फिर उसको नियंत्रण करने के लिए रोलेक्ट नाम के जो न्यायाधीश थे उनकी अध्यक्षता में ये कानून नया नियम बन गया और रोलेक्ट एक्ट लागू कर दिया गया। अब रोलेक्ट एक्ट का मतलब जैसा अभी बताया हमारे उपासनी जी ने, ये मीसा कानून जैसा बनाया। अब देखिए ना, जब कोई तानाशाह होता है तो न अपील, न वकील, न दलील, सारे लोकतांत्रिक मूल्य समाप्त। उसी तरह से इस कानून का भी ये था कि ऐसा कानून था कि बिना बताए, बिना सूचना दिए आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। उसका कोई कारण बताने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, कोर्ट में वो किसी तरह से न्यायालयीन कार्रवाई इसके लिए नहीं की जाएगी। और इस प्रकार से ये रोलेक्ट एक्ट आया तो उसका विरोध सब जगह और होना शुरू हुआ। अब ये हम जानते हैं कि बैसाखी एक अच्छा पर्व है, हमारे यहाँ तो उत्सवों की परंपरा है, और उत्सवों की परंपरा में सब लोग मिलते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति सद्भाव व्यक्त करते हैं, मित्रता व्यक्त करते हैं। हमारे वो उत्सव होते ही मिलाने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से, परंतु उस वक्त जो वातावरण था उस वक्त में ये इस परिवेश में और रोलेक्ट एक्ट आ गया था। तो रोलेक्ट एक्ट आने के कारण से विरोध का स्वर तीखा हो गया। और ये जलियावाला का बाग है ना, वो बाग जलिया करके कोई थे सज्जन, उनकी जमीन पर वो सारा बन गया था, तो इसके कारण से उसका नाम जलियावाला बाग करके नाम दे दिया था। चारों तरफ अहाता था, मकान बने हुए थे, और घुसने के लिए केवल एक ही रास्ता था, छोटी सी गली जैसी, जैसे अपन अपने पुराने शहरों में, गाँव में देखते हैं कि भाई दोनों तरफ मकान बने हुए, बीच में गली है जो अंदर तक जाती है। ऐसा गलियारा बना हुआ था। उस गलियारे के बाद जाकर के बड़ा मैदान होता था उसी में, और ये लोगों का समागम हो रहा था। और कई सभाएं थी, कहीं जैसा कहा कि वहाँ अमृतसर मंदिर से निकल कर लोग थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए भी, और वहाँ पर लोग आ गए थे। तो ऐसे करके उस बैसाखी के पर्व पर उत्सव के माहौल में सब लोग आ गए थे। और इधर ही एक सभा चल रही थी, उस सभा में और वहाँ के जो समाज के, अन्य समाज के सभी लोग प्रकार के थे। और उसमें फिर एक सभा में और चैलेंज करते हुए कहा कि भाई हम यहाँ रोलेक्ट एक्ट को मंजूर नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। तो ये सारी बातों का जब समाचार सीआईडी के माध्यम से और जनरल माइकल, वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे माइकल ओडायर, उनको पता लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये चलने नहीं दूंगा ऐसा करके। मैंने कहा ना, वो सिर पर चढ़ करके बोलता है, जब अहंकार आ जाता है तो जीत का अहंकार इनके माथे पर चढ़कर था। और उन्होंने कहा एक से एक बढ़ करके जुल्म करने का एक प्रतिस्पर्धा ही तरह से हो गई थी। तो उसने फिर वो जो वहाँ के ब्रिगेडियर जनरल थे वुडायर, उसको कहा, तो मिलिट्री लेकर के वो आ गए। अब मिलिट्री का ऑपरेशन को सामने कोई शत्रु की सेना तो थी नहीं, ये आंदोलनकारी थे, पुलिस भी काम कर सकते थे, पुलिस को भी नियंत्रण लेने के लिए कोई कठिनाई नहीं थी। तो मिलिट्री को भेज करके और फिर वहाँ अंधाधुंध फायरिंग करने का काम। उस फायरिंग के कारण से जो अफरा तफरी मची, जो चित्कार और जो प्रशंस, जिस प्रकार से लोग गिरते पड़ते ये वो भागना शुरू किया। वहाँ एक कुआं था, उस कुएं में बचने के लिए लोग लगातार कूद गए। करीब 300-400 लोग उस कुएं में कूद के जान बचाने के लिए। उनके जान बचना क्या थी, जान कुएं में कूदने के बाद तो मरना था। इधर ये सब सारे भाग दौड़ करने के कारण से भी, और बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सब प्रकार से ऊधम सिंह वहाँ उस वक्त सेवा कार्य में लगे हुए थे और प्राय 19 वर्ष के थे। ये ऊधम सिंह जी का नाम आते ही मेरे को रोमांच हो जाता है उनका। इन्हें वास्तव में उस दृश्य को देख करके उनके मन में जिस प्रकार से जो अपार वेदना जागी होगी, और जिस प्रकार से उस वातावरण भयावह बना दिया गया था,
उसमें से चुनौती उनके मन में निकली। उधम सिंह के चरित्र के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि उधम सिंह एक सामान्य परिवार से थे, गरीब परिवार से थे। और जैसा कि मैंने बताया कि पहले अपने उत्तर प्रदेश के ही एटा के वहाँ से रहने वाले थे। उनके माता पिता और श्रमिक मजदूरी के नाते से और यहाँ पंजाब में आकर के ईंट भट्टों पर बाकी के उसमें काम करने के लिए आ गए थे, तो उसके कारण से वो उनका वहीं पर हो गया था। और वहाँ पर एक अच्छे सरदार थे, तो सरदार के उनके मददगार होने के नाते से उनने वो सिख धर्म स्वीकार कर लिया था। और सिख धर्म स्वीकार करने के बाद फिर ये उधम सिंह का जन्म हुआ। इनके बड़े भाई थे साधु सिंह। और चूंकि उनके अच्छे परिचय हो गए थे, तो वहाँ पर एक रेलवे क्रॉसिंग था, उस रेलवे क्रॉसिंग पर ही और उनकी नौकरी लग गई उनके पिताजी की। अंत हुआ है कि 5 साल की उम्र रहते रहते उनके माता पिता दोनों ही गुजर गए। और ये जो कि जिनके सानिध्य में जो सब इंजीनियर थे, उनके सानिध्य में चूँकि उस परिवार में अमृतसर में पुतली घर कहते हैं जिसको, अनाथालय, उसमें फिर इन दोनों को भाइयों को कर दिया। साधु सिंह बड़े थे 5 साल इनसे, और उधम सिंह, तो दोनों भाइयों को वहाँ उनने पुतली घर में और चूँकि अनाथालय में उनको प्रवेश करा दिया। आर्य समाज का भी वहाँ पर प्रभाव था। तो आर्य समाज के नाते से, बाकी के लोगों की सहायता के नाते से जो कुछ शिक्षण और जो कुछ सुविधा हो सकती थी उतना उनका होता रहा। तो ये सारे के चलते चलाते वो वहाँ पर प्रायः उनकी उम्र उस वक्त वो 19 साल रही होगी। वो झाड़ पर चढ़ गए। इस सारा जब घटनाक्रम चला तो झाड़ पर चढ़ करके उन्होंने सारा दृश्य देखा। हो गया कि ये सब सारा जब खत्म हो गया, ऐसा प्राय समझ गए आया, तो सब लोग काफी लोग घायल हो गए। मोटे तौर पर एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ सर्जन का एक रिपोर्ट आया था, तो उसने बताया कि 1800 लोग मारे गए उसमें, और काफी लोग उतनी ही बड़ी संख्या में और घायल भी हो गए हैं, ऐसा करके। ये फिर झाड़ के नीचे से उतर के जैसे ही आए तो एक गोली इनको भी बाजू पर लगी, पर वहीं एक महिला थी रत्ना देवी करके, और उस महिला का पति मर गया था, तो वो उसको लेकर के विलाप कर रही थी। अब ऐसी विलाप करती हुई महिला को मदद करने के लिए ये उधम सिंह गए। उनका बहन क्या हो गया, ऐसा ऐसा। अब वो तो बोलने से तो रही रही, वो सब समझ गए थे परिस्थिति को। जिसके उनकी बाहों में खून आ रहा था, तो उस बहन ने अपनी चुनरी फाड़ करके उनको, और उसकी जहाँ खून निकल रहा था पट्टी उट्टी बांधने का काम किया। ये उस बहन के साथ उस व्यक्ति को लेकर के और उनके अंतिम क्रिया करने के लिए और वो शमशान तक पहुँचे, उसको ढाढ़स दिलाने का काम किया। और उनका जो पेशावर में कहीं ससुराल हुआ करता था, तो फिर उसमें उनको पहुँचाने का काम किया। उनका बहन मैं जीवन भर तुम्हारे लिए जो भी हो सकता है मदद करने का काम करूँगा। और चूंकि उसके परिवार में तो अब कोई बचा नहीं था, साधु सिंह साधु हो गए थे, बड़े भाई थे वो निकल गए थे वहाँ से, और ये अकेले ही बचे थे, तो कोई था नहीं, आगे पीछे कोई सही नहीं। और उस तरह से अकेले ही रह गए थे। इधर वो चूंकि ये सारी बातों की धरपकड़ चल रही थी यहाँ पर, चूंकि इस घटना के क्रम के बारे से क्रांतिकारियों का और उस प्रकार का जो माहौल बना हुआ था, उसमें ये था कि कहीं इनको भी ना पकड़ा जाए, तो ये चले गए कश्मीर में, बारामूला में जाकर के उनने कारपेंटर के यहाँ पर वो सारा काम करना प्रारंभ किया। तो 8-10 महीने रहे। फिर सुनाम करके एक जगह जहाँ ये पंजाब में और जहाँ इनका जन्म हुआ था, वो वहाँ पर चले गए। कुछ समय तक वहाँ पर रहे। उनने बाकी के सेवा कार्य वहाँ शुरू किए, परंतु लोगों ने उनको बसाने के लिए और बाकी बात करने के लिए कहा, परंतु उनके मन में तो वो दृश्य घूम रहा था। और उन्हें शपथ ले ली थी कि भाई ये जिसने भी किया है उसको मैं, उसका तो बदला लेना ही लेना है, जो भी हो जाए, जैसा भी हो जाए। अब 19 साल का व्यक्ति, जिसकी अनाथ आश्रम में पढ़ने वाला व्यक्ति, अब उसकी कितनी पहुंच होगी, क्या हो सकता होगा। किंतु कोशिश करके और अटेम्प्ट करने की कोशिश करने के कारण से भी उस वक्त जो भी कर सकते होंगे संपर्क बनाए, वो करे। 8-10 महीने बाद जब माहौल ठंडा हो गया तो वापस अमृतसर आए। पता लगा कि वहाँ से कुछ मजदूरों को अफ्रीका में काम के लिए ले जाने के लिए कुछ उपाय करने के उपाय हुए हैं। चूँकि ये जालियांवाला बाग की जो घटना थी वो तो नरसंहार था ही था। ये अंग्रेजों के, ब्रिटेन के हुक्मरानों के जिस प्रकार के तेवर थे,
और उसके कारण से जिस प्रकार का जिसका घोर जिस प्रकार का अत्याचार करने का काम था, ये तो वो कर चुके थे और वो कर रहे थे। जब जब भी मैंने कहा ना कि जब जब भी इस प्रकार की बातें होती है तो ये लोग जो शासन करता होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि मानवीयता क्या है। मानवीयता को खत्म करने के बाद अपना आतंक जमाने के लिए और अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए इस प्रकार का उपाय करते हैं। अभी बातचीत करते हुए उन्होंने बताया था ना कि लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए उनने हमारे भारत के संविधान की सभी धाराओं को समाप्त करने के लिए, स्वतंत्रता के अधिकारों को समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार से सारी जो उपाय कर सकते थे वो किया। और रात में जाकर के राष्ट्रपति को जगा करके और इस प्रकार से अध्यादेश जारी करने का काम हुआ। तो ये हुआ 12 जून की घटना 1975 में, और हमने देखा कि किस प्रकार का रहा होगा, ये तो हमने भुगता है ना। तो उसका एहसास हमें है कि उस वक्त क्या हुआ हुआ। वो अंग्रेज थे और एक कांग्रेस थी, उसके नक्शे के दम पर चलने वाली। क्या क्या आरोप लगाए गए थे ये भी हम जानते हैं। तो किस तरह से लोगों को त्रास देने का काम हुआ, कष्ट देने का काम हुआ, ये भी हमको पता है। तो ये सारी बातों का, चूंकि लोकतंत्र सेनानी के नाते से हम उस बात को समझ सकते हैं कि उस समय की परिस्थितियां क्या रही होगी, किस तरह से उनने और जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन था, क्रांतिकारियों का जो आंदोलन था, उसको दबाने का काम किया होगा। तो अफवाह ये कि हमारे जो उधम सिंह थे, तो ये उधम सिंह जी ने कोशिश करी जाने की, यूरोप में जाने की कोशिश करी, परंतु चूंकि अफगानिस्तान के रास्ते से जाते जो आते भी और वो पहुंच नहीं पाए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी सजा हुई। फिर भुगतने के बाद तो मैं बता रहा था कि ये सारा प्रयास करने के बाद भी जब हमने देखा कि ये जब अफ्रीका में कुछ लोग जाने वाले हैं श्रमिक करके, तो ये अफ्रीका चले गए। और अफ्रीका में जाने के बाद फिर ये वहाँ उन्हें एक जहाज में और कोयला झोंकने का काम, कोयले से चलता था, स्टीमर होता था, तो स्टीम से चलता था, तो कोयला झोंकने का काम किया और वो वहाँ से अमेरिका चले गए। अमेरिका में लाला हरदयाल जो थे, वो चूंकि हमने देखा कि लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस बनाया था यहाँ लंदन में, लाला हरदयाल अमेरिका में थे, रास बिहारी बोस जापान में थे। ऐसे सब ये जो थे मास्टरमाइंड, यानी उस समय के जिस प्रकार के क्रांतिकारी आंदोलनों को विदेश से भी संचालित करने की जिनमें योग्यता और कुशलता थी, ऐसे तज्ञ लोग, ऐसे लोग, विज्ञ लोग थे। तो वहाँ गए और वहाँ जाकर के फिर उनने बम बनाने का और बाकी पिस्तल और ये वो कारतूस कैसा क्या है, ये शस्त्र उस सारी बातों के बारे में जानकारी लेने का काम उधम सिंह जी ने किया। लौट करके फिर वो लंदन आए, लंदन आकर के और ने उस बात का तोह लेने का काम किया। इतने में भगत सिंह जी का संदेश आया कि हिंदुस्तान आना है, तो सन 1923 में फिर ये लौट करके वहाँ से आए। तो 1923 में भगत सिंह इनसे उम्र में छोटे थे, पर भगत सिंह इनके लिए आदर्श थे। आदर्श थे यूं कि मित्रता के नाते से भी और पंजाब में होने के नाते से भी इनका बड़ा आपस में भाईचारा तो था ही था, परंतु एक तरह से जैसा नेतृत्व करने की क्षमता थी भगत सिंह जी की, उस वक्त से वो प्रभावित भी थे। वो आए, बाकी की बातों में, क्रांतिकारी आंदोलन में वहाँ क्या हो सकता है उस प्रकार से बातचीत करने का काम किया। फिर वो गए। ऐसे आते जाते 2-3 बार लंदन गए, वापस लौट करके आए, किस प्रकार की रचना हो सकती है इस प्रकार की बात करी, और फिर वहां जाकर के गुरुद्वारे में वो रहे। गुरुद्वारे में रह करके और उनने टैक्सी, गुरुद्वारे में टैक्सी हुआ करती थी, तो गुरुद्वारे की टैक्सी चलाने का काम उनने किया। इतने में जो इनके अपने जो गवर्नर जनरल थे माइकल ओडायर, उनकी भी गाड़ी चलाई उन्हें 6 महीने तक। और किस प्रकार से उनका रहन सहन है, क्या है, परिवार में कौन है, उनकी लड़की थी मिस गोल्डी ऐसी करके, और परिवार से बड़ा उनका परिचय और बड़ा निकट उनका आया और समझने का काम किया। परंतु उसने कहा कि अब ज़्यादा समय रहे तो शायद मैं जिस मिशन के लिए आया हूँ वो मिशन में मेरे को बाधा नहीं पहुंचे, इसलिए उनको नौकरी वोकरी वहाँ से उन्हें छोड़ दिया। एक इश्तिहार निकला और उस इश्तिहार में था कि इनका बड़ा स्वागत सम्मान होने वाला है माइकल ओडायर का, और उसमें तारीख
तय थी। उस तारीख में उनको वहाँ पर अपना विक्टोरिया स्टेशन के पास और कैक्सटन हॉल बना हुआ है, उस हॉल में उनका वो आयोजन सम्मान समारोह करना होने वाला था। उसी में समारोह में पंजाब के तो गवर्नर रह चुके थे, एक और गवर्नर थे वो भी आए, वहाँ के जो विदेश के जो भारत के सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया उसके लिए थे, वो भी उस कार्यक्रम में आए। और बड़ा एक समारोह जिसमें स्वागत समारोह हुआ और उनकी उनकी बड़ी स्तुति, उनके बारे में शुगान गाया गया, और लोगों ने बड़ा तारीफ की। जब ये इनको ये जब सारा घटनाक्रम था तो ये किस तरह से उसमें जाए, तो मिस मैरी करके एक जर्मन लड़की हुआ करती थी, उसने इनका साथ देने के लिए, क्योंकि वहाँ की जो सभ्यता में यह था कि यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ रहता है तो भद्रता का जेंटलमैन और लेडी ऐसा करके, तो उसके बारे में बड़ा एक अच्छा सभ्य इस प्रकार की एक मानसिकता या उस प्रकार का विचार रहता है। तो उस मिस मैरी को साथ में लेकर के वो आए। डिक्शनरी में पिस्टल के नाप का आकार काट करके उसमें पिस्टल, ओवरकोट में और भी शस्त्र रख लिए, और क्या पोजीशन हो सकती है उसका पहले से रेकी कर ली उन्होंने, कहाँ खड़े रहना है, कहाँ क्या होना है, कहाँ आयोजन होने वाला है, कहाँ खड़े रहकर क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से वो सारा देख लिया। और मिस मेरी को जब ये फाइनली वहाँ पर पहुंचे तो मिस मेरी को दरवाजे पर खड़ा करके बता दिया, उन्होंने कहा जब मैं ये कर चुका हूँगा तो तुम जा करके, और वहाँ पर जो हमारे मित्र हैं गुरुद्वारे में, उनको सूचना कर देना कि वो जो मिशन था वो पूरा हो गया। सभा समारोह ही ये सारा हुआ। रात के 11 बजे के लगभग ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो ये खुशी खुशी जब कार्यक्रम खत्म होता है तो मुख्य अतिथि से मिलने के लिए, वहाँ के गेस्ट से मिलने के लिए सभी लोग दौड़ पड़ते हैं स्टेज के आसपास। तो ये भी टेट पेट लगाए हुए थे, बड़े और स्टाइलिश, बढ़िया टाई वाई लगा करके अच्छे से वो जा करके उसके पास जगह। तो ये अब क्या होता है कि प्रशंसा को नहीं सुनना चाहते, तो हर एक कोई प्रशंसा कर रहा था, ये भी जाकर के उन्होंने प्रशंसा करने की मुद्रा में, और माइकल ओडायर के पास जाकर के जैसे ही पास में खड़े थे वो और उनके पास आकर के और सुनना चाहा कि क्या कहना चाहते। इतने में ही हमने पिस्टल निकाली और फायर कर दिया, 1 2 3 फायरिंग करके समाप्त कर। कुछ लोग दौड़ करके आए तो जैसा भी एक आध कोई था जो आक्रामक हो रहा था उसको भी हो गया। एक लेडी दौड़ करके आई तो उन्होंने उसको कहा कि नहीं तुम दूर रहो। बाद में फिर वो गवाह वगैरह बनी थी, उसके बाद का प्रकरण है। तो ये सब हो गया और ये खड़े रहे जैसे भगत सिंह असेंबली में, और खड़े रहे, गए ही नहीं। उन्होंने कहा कि खड़े रह करके, चूंकि मैं यदि भाग करके भी जाऊंगा तो क्या करना, मेरा उद्देश्य तो वन मैन आर्मी थे उस समय, तो सन 1940 का जमाना था, और ये सारे आंदोलन और जिस प्रकार से क्रांतिकारी थे उस प्राय वो लगभग समाप्त हो गए थे, क्योंकि भगत सिंह को फांसी हो गई थी 23 मार्च 1931 को। चंद्रशेखर आजाद भी नहीं रहे, और उसके बाद वो एकदम वैक्यूम हो गया था पूरा। तो उस दृष्टि से ये जो थे अपने जुलाई के महीने में, और इस तरह से जून के महीना था, वैसे तो घटना मार्च की है वो, तो उसमें फिर वो उनको गिरफ्तार हो गए। और उनने कहा, पुलिस आई तो पुलिस पकड़ कर ले गई, थाने में बंद, वो जो था वहाँ पर बंद किया। बाकी की सारी बातें होती रही, डॉक्टर ने उनकी किया तो उनकी नाड़ी भी ठीक है, बाकी ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई मैं जिस मिशन के लिए आया था 20 साल 11 महीने उसकी प्रतीक्षा की। ये घटना जो थी अपने 13 अप्रैल सन 1919 की थी, और वो वहाँ पर जाकर के मार्च के महीने में और 1940 में इस प्रकार का बदला लेने का काम हुआ। केस चला, बैरिस्टर गए, बैरिस्टर ने तर्क भी दिए, बैरिस्टर होते ही हैं, 2-3 अच्छे बैरिस्टर वहाँ पर लगाए, गुरुद्वारा के लोगों ने, उनके मित्रों ने उनके लिए पैसा कलेक्ट करके दिया, और वो बैरिस्टर लगाए, और उन्होंने तो कह दिया भाई तुम काय के लिए इस प्रकार का करते हो। मैंने खुद होकर के कहा, उन्हें कमिट कर लिया, उन्हें अपना इकबालिया बयान दे दिया कि भाई मैंने मारा है। लोग
जो बचाने वाले लोग थे वो कहाँ पीछा छोड़ने वाले थे। वो लगे, बैरिस्टरों ने कहा कि नहीं जी, ये जब गोली वोली चला रहे थे तो ने तो केवल उनको उसको वातावरण को चेतावनी देने की दृष्टि से उन्होंने गोली चलाई थी, फायर किया, आकार वो हवाई फायर किया था, पर किसी ने धक्का दे दिया, इसके कारण से उनको गोली लग गई। तो तर्क और तर्क जैसे कोर्ट में करने के लिए होते हैं वैसे हो। तो इनने बिल्कुल साफ कह दिया था कि भाई मैंने मारना था, मार दिया, मेरे को बदला लेना था, मैंने बदला ले लिया, मेरा अपना मिशन पूरा हो गया। 20 साल के बाद बदला लेने की इतनी बड़ी तीव्र आकांक्षा, तिल तिल करके जलना जिसको कहते हैं, क्षण क्षण प्रतीक्षा करते हुए, उसकी तैयारी करते हुए, उस दिशा में बढ़ते हुए, एक ही लक्ष्य बना करके, लक्ष्य को उजलना करते हुए, अनेक प्रकार के आकर्षणों से दूर रहते हुए वो अपनी मंजिल पा गए। पेंटा विला करके वहाँ की जेल थी, उस जेल में फिर वो उनको रखा गया। सभी धर्मी के लोगों को पढ़ने के लिए दिया करते थे, सब प्रकार के धर्मशास्त्र, और ये उन्होंने भी अपने लिए बुलाया था गुरु ग्रंथ साहब, चूंकि वो, परंतु उनको वो पढ़ने के लिए दिया नहीं गया। फिर भी उनके मन में तो संकल्प था, और संकल्प को पूरा करने के लिए हर संभव उन्हें जो काम करना था वो काम किया। देह शिवा वर्मो ही है ना, वो जो गुरु गोविंद सिंह जी का स्तुति है शिवाय ने, माँ भगवती की प्रार्थना, देह शिवा वर्मो ही है, शुभ कर्म न दे कबहू न डरो, न डरो अरिसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, और सिख हो अपने ही मन सो, यह कारण गुण तव चरो, जब आन की ओद निदान बने, जब आन की ओद निदान बने, अतहि रण में तब जूझ मरो। अपने आप को फना कर देना, अपने आप को कुर्बान कर देना, अपना खून छिड़के, बिल्कुल उस तरह से वो उत्प्रोत थे। गजब हौसला और गजब उनकी बुलंदियां थी। अब अकेले वहां पर एक आदमी क्या नहीं कर सकता, ये बताइए आप। तो उस तरह से, और प्रेरणाएं थी। कहा है ना कि जो तू प्रेम खिलन का चाहू, यदि देश प्रेम के खेलने की तेरे मन में चाहना है तो, यदि तू प्रेम खिलन को चाहू, सिर धर तली, सिर धर तली, नीचे रखकर अहंकार छोड़ करके, राष्ट्र प्रेम के लिए अपना व्यक्ति को सब कुछ छोड़ करके, सिर तर सिर धर तली गली मेरे आओ, इह मारक पर पैर धरीजे, सिर दीजिए कहानी नहीं कीजिए। आपको परिधान करना है, उसमें कोई आनाकानी नहीं है, उसमें कोई बट परंतु किंतु लेकिन कोई कोई किसी प्रकार का कोई ये नहीं है। और फिर नियत दिन पर उनको फांसी की सजा हुई। 31 जुलाई 1940 में उनको फांसी पर चढ़ा गया, और अपने आप में वो बलिदान हो गए। तो जलियांवाले बाग के उस प्रकरण से लेकर के यहाँ तक का, उस वक्त कांग्रेस का कोई अधिवेशन चलता था, जब भी समाचार मिला तो फिर उधम सिंह जी के बलिदान को जब इस प्रकार का हो गया तो सराहा गया। कांग्रेस का हमेशा से ये रवैया रहा है कि, क्योंकि कांग्रेस बनी इसलिए थी कि वो अपने आप को बचा करके और कुछ पाना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि भाई कबड्डी का जब खेल होता है तो ये तो होता है कि भैया या तो मरो या मारो, उसके बिना तो कोई खेल होता नहीं है। और क्रांतिकारी ये थे कि भैया बिना, यदि किसी का किसी को यदि उसकी चुनौती देना है तो उसको अपने आप को दांव पर लगाना ही होगा। और मैंने मेरे पूरा इस क्रांतिकारी इतिहास में देखा है कि जब जब भी कोई चुनौती आई है, कोई न कोई उस वक्त भारतीय युवा खड़ा हुआ है, और भारतीय युवा खड़ा होकर के उसका उसका उस चुनौती का सामना करते हुए उसको धराशायी कर दिया है, और अपने आप को फांसी पर लटका दिया, अपने आप को फना कर दिया।
सुतोनेदार पर रखते चलो सरों के चिराग, सूली पर सुतोनेदार पर रखते चलो सरों के चिराग, जब तक सितम की सितारा चले। तो ये जो इस प्रकार का सितम ढाने का काम अंग्रेजों ने किया, जुल्म ढाने का काम जिसने किया, लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज करके साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ नारा लगाते हुए जब वो आगे बढ़ रहे थे, उस वक्त इस प्रकार से सैंडर्स ने उनको लाठी प्रहार किया। तो लाठी प्रहार किया तो फिर उसका बदला भी लिया। फिर भगत सिंह और सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद उनके कवर पर खड़े हुए थे और उसका बदला लेकर के पूरा हिसाब किताब चुकता कर दिया। तो ये काकोरी केस हो गया था। उस काकोरी केस में राम प्रसाद बिस्मिल और बाकी के अशफाक उल्ला खान, और जिस तरह से काकोरी केस में प्रकरण चला, उनको काकोरी केस के साथ साथ लाहौर कांड के साथ इस केस के साथ भी जोड़ दिया गया था। ये हो गया। भगत सिंह को बचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद और बाकी के सुखदेव और बाकी के मित्र मंडली जब उनकी गई वहां पर, तो भगवती चरण जिस तरह से बम का टेस्ट करने के लिए वहाँ परीक्षण करने के लिए गए, उसके कारण से वो उसमें उनका हाथ चला गया और उसके कारण से भगत सिंह को बचाने की सारी योजना। तो कुल मिलाकर के क्रांतिकारियों का जिस प्रकार का जुनून था, ये कांग्रेस के मिजाज में नहीं था। ये उसको कंडम करते थे। तो इसी प्रकार से जब हमने देखा कि वहाँ सावरकर जी के बारे में भी हमने देखा कि जब सावरकर जी और मदन लाल ढींगरा, क्योंकि सावरकर जी के बड़े भाई को जब जेल दे दिया गया, बाबा सावरकर जी को अंडमान में भेज दिया गया था, तो वहाँ पर मदन लाल ढींगरा ने उस प्रकार के वहाँ का जो कर्नल वाइली था उसको भी उड़ा दिया था, उसकी भी यही लीला समाप्त कर दी थी बदला लेने के लिए। तो ऐसे नौजवानों के कारण से, गलती खून के कारण से, और देश की मशाल को जलाने का काम किया। तेल नहीं डालते थे, मशाल में अपना रखते ही डालते थे। हम अपना खून छिड़कें, मिट्टी गुलाल कर दें, जो दीप उनने बाला उसको मशाल कर दें। ऐसा सरफरोशान वतन तुम पर वतन को नाज है, खून से सींचा है जिसको उस चमन को नाज है। तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों ने, और ये जलियांवाला बाग का जिस प्रकार का प्रकरण हो गया, जिसमें अन्याय और अत्याचार का चरम था, ऐसा नृशंस हत्याकांड कभी सुनने में नहीं आया कि मिलिट्री जनता के ऊपर उसको फायर ओपन कर दे, फायरिंग को इतना कर दे कि उनके कितने ही राउंड उतने खत्म हो गए। किस तरह से, किस प्रकार की स्थिति बन गई। आज हम उन सारे शहीदों के प्रति जो उस में मारे गए ऐसे दिवंत आत्माएं, वो तो है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि भाई न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायाम भूत्वा भवितावान भूय अजय नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर गया, आत्माएं तो आज भी हैं। और उन हुतात्माओं की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के निमित्त से लोकतंत्र सेनानियों की ओर से हम यह और वंदना, उनकी अभिवंदना करते हुए और उनके स्मृति में हम अपने भाव पुष्प अर्पित करने का काम हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सभी हमारे मित्र जो अभी उपासने जी हैं, हमारे अपने अग्रवाल जी और उनके यार अपने सत्यम, सभी मित्र मंडली पूरी, और जो भी इसमें भाग ले रहे हैं, सबसे मेरा यही कहना है कि आग जलाए रखो, इसी तवज्जो तजस्सुस में लगा हुआ हूं मैं। अपने आप को चार्ज रखना है, बिल्कुल मरे मरे नहीं रहना है। क्या आदमी पता नहीं भविष्य की सोच करके आदमी वर्तमान में मर जाता है। आगे क्या होने वाला है, अरे जो कुछ होने वाला है होने वाला है। आज हम अच्छा करेंगे तो आगे भी अच्छा होने वाला है, ये विश्वास रखते हुए इसी तवज्जो तजस्सुस में लगा हुआ हूं मैं नहीं हूं। यदि मेरा अस्तित्व ही नहीं है तो क्यों हूं? फिर दुनिया में बाहर बन करके क्या करना है, यहाँ आकर के क्यों अन्न खत्म करना है? मैं नहीं हूं तो क्यों हूं, और यदि मैं हूं तो क्या हूं मैं? ये क्या हूं मैं, इस जज्बात को बनाए रखने का काम, जारी रखने का काम हमको करना पड़ेगा। और
आज के इस प्रसंग पर उन जलियांवाला बाग में जितने भी शहीद हो गए और शहीद उधम सिंह जी की परंपरा में जितने शहीद हुए, सभी क्रांतिकारियों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए और उनका स्मरण करते हुए आपने जो आयोजन किया है उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जिस तरह से हमारी चर्चाओं का, संवाद का क्रम जारी रहे। और हम आज तो सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, राजेंद्र जी भी दिखाई दे रहे हैं, सुरेश जी भी, और सभी सारे लोग दिख रहे हैं, तो उन सभी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ और आग्रह कर रहा हूँ कि देखिए, कोई करे ना करे, बहुत लोग नहीं होते हैं करने वाले, जितने होते हैं उतने ही होते हैं, और उसमें से हम हैं, तो हम हैं तो क्या कम है। तो हमारी अपनी ताब जो है उस ताब को बनाए रखें और यही कहना है कि संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, अति धीरता के साथ, धैर्य के साथ, अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो, विपत्तियों के वार सारे वीर बन करके सहो, भय बाधाएं मुक्त हो जाएगी, होगी सफलता अंत में, फिर कीर्ति फैलेगी हमारी चहु ओर, युग दिगंत में भारत की कीर्ति पताका को विश्व गगन में फहराने का संकल्प लेकर के जब अभियान आया है, अरुण गगन पर महाप्रगति का, अब फिर मंगल गान उठा, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान जगा। वो जो सपना है उसको साकार करने के लिए, हमारी कल्पना थी शहीदों की, उसको पूरा करने के लिए इस अभियान में हम भी सहभागी बन सके और इसमें अपना योगदान कर सकें, ऐसी शुभकामनाएं करते हुए आज के इस आयोजन के प्रति मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ और आने वाले समय में फिर मिलते रहेंगे इस शुभ भावना के साथ। आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी। आप भारत सरकार में मंत्री रहे, लोकतंत्र सेनानी संघ के हमारे माननीय राष्ट्रीय संरक्षक हैं और आज का आपका उद्बोधन हमारे लिए प्रेरणाकारी होगा। और हमारे जो कई युवा साथी जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपका ये उद्बोधन उनके जीवन में एक परिवर्तन लाएगा और देशभक्ति की भावना को जगाएगा। और मैं अपने सभी साथियों के साथ जो हमारे फेसबुक के माध्यम से हमारे से जुड़े हुए हैं बड़ी संख्या में, उनसे भी कहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम से हम सीख लें, इन शहीदों से सीख लें, उनकी जीवनियों को पढ़ करके उनसे सीख लें और आज ही प्रतिज्ञा करके जाए, क्योंकि हमारा कार्यक्रम अब ये समापन की ओर है। और अभी आभार प्रदर्शन के लिए हमें राजेंद्र डिंगरा जी को आमंत्रित करूंगा। उसके पहले मैं सभी हमारे साथियों हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज ये प्रतिज्ञा करके जाए कि मैं लोकतंत्र का प्रहरी हूं, लोकतंत्र का प्रहरी हूं, गीत उन्हीं के गाता हूं, जो बलिदान हुए देश पर उनको शीश झुकाता हूं। तो जैसा कि माननीय जटिया जी ने कहा कि कांग्रेस ने जो शहीदों को भुला देने का काम किया, सत्ता के वो लोभ में भूले, सत्ता के वो लोभ में भूले, झूठ बोल गए होंगे, वतन पर मिटने वालों को लालच में भूल गए होंगे, भूल गए वो आजादी की कीमत चुकाई किसने है, भूल गए वो आजादी हमें दिलाई किसने है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको भी प्रतिज्ञा करना है, देश की आन बान पर मेरा, देश की आन बान पर मेरा रोम रोम कुर्बान हो, विश्व गुरु बनेगा फिर से, मेरा देश महान है, मैं लोकतंत्र का प्रहरी हूं, शपथ वही दोहराता हूं, विश्व विजयी हो भारत मेरा, पथ पर बढ़ता जाता हूं, पथ पर बढ़ता जाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजेंद्र डिंगरा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के सभी हमारे अतिथियों का आभार प्रदर्शन करें। माननीय डिंगरा जी। लोकतंत्र सेनानी संघ आजादी के अमृत महोत्सव पर माननीय जटिया जी के प्रयास से लगातार हर मास ये कार्यक्रम करता आ रहा है अपने शहीदों को नमन करने के लिए। लगभग 4 कार्यक्रम हमने फिजिकली रूप से किए और उसके बाद ये कुछ वर्चुअल मीटिंग के द्वारा ये कार्यक्रम फेसबुक पे लाइव चल रहे हैं। पिछले मास मार्च में हम लोकतंत्र विजय दिवस का हमने फिजिकली कार्यक्रम किया, दिल्ली में सभी बंधु आए और अब गर्मी ज्यादा हो गई है इसलिए हमने तो सोचा था कि कार्यक्रम एक बारी ये वर्चुअल ना करके फिजिकली किया जाए, लेकिन ये सोचा कि दो महीने बाद
से हम फिर फिजिकली कार्यक्रम शुरू करेंगे इस बारे में। ये सब माननीय जेठिया जी की प्रेरणा से ही ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। आज के कार्यक्रम में जेठिया जी आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। उपासने जी हमारे लोकतंत्र सेनानी संघ के उपाध्यक्ष और प्रहरियों के संयोजक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शेर सिंह जी हिमाचल से आए हुए हैं, महामंत्री अपना लोकतंत्र सेनानी संघ के सहमंत्री हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उड़ीसा से श्रीधर जी आए हुए हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। सतीश शर्मा जी भी हैं, मदन बाथन जी भी हैं, विजय जी हिमाचल के हमारे अध्यक्ष हैं, वो भी इस कार्यक्रम में हैं। मैं सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर नरेंद्र जी का धन्यवाद कि उनके प्रयास से हम सफल कार्यक्रम लगातार फेसबुक पे लाइव चलते हुए कर रहे हैं। पहले हमने कार्यक्रम वैसे तो वर्चुअल भी किए हैं, लेकिन फेसबुक के ऊपर अब ये सारा नरेंद्र जी के प्रयास से ही शुरू हुआ है, तो नरेंद्र जी के लिए विशेष तौर पे धन्यवाद। और आगे भी मुझे लगता है कि एक मई का कार्यक्रम भी तो हमें इसी तरह करना पड़ेगा। और जून में तो आपातकाल का काला दिवस हम सभी प्रांत अनुसार अपना फिजिकली मनाते ही हैं, करते हैं, तो उसमें भी होगा। जितेंद्र सरीन जी भी मुझे बैठे हुए नजर आए हैं, मेरे ख्याल अभी आए हैं, पंजाब से जुड़े हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप सबके प्रयास से ये लगातार हमारे कार्यक्रम सफल हो रहे हैं, तो मैं लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। सबको नमस्कार। नमस्कार करते हुए और आज हम इस कार्यक्रम के समापन करें, उसके पहले हमारे बिस्मिल जी की उस रचना को भी याद कर लेते हैं और इस रचना के साथ हम इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है, यूं खड़ा मख्तल में कातिल कह रहा है बार बार, यूं खड़ा मख्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना है शहादत भी किसी के दिल में है, ए शहीदे मुल्को मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ए शहीदों मुल्को मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, पुनः आप सभी का आभार। पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।